देखें, लोकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वैसे तो हम शायद पहले कर ही चुके हैं। ठीक है, शायद नहीं बल्कि कर ही चुके हैं। मैंने तुम्हें बता दिया था इसमें से कि क्या क्या आएगा। अच्छा, इसमें वैसे ये पूरा हैंड आउट ना तुम्हें मैं सेंड कर चुका हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं इसमें जो तुम्हें देखनी है अभी। तो ये दोबारा तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम नोट डाउन कर लो अपने पास। देखो, इसमें पहले कुछ चीज़ें तुम्हें याद नहीं करनी है। जैसे पहले ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की लोकेशन क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पहली बात तो ये कि पाकिस्तान एशिया के साउथ में है, तो हम साउथ ईस्ट एशिया कहलाते हैं। हम साउथ एशिया में, या इस तरह से कह सकते हैं, एशिया के साउथ में आप मौजूद हैं, राइट। तो विच गिव इट्स लोकेशन अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। और आपकी जो लोकेशन है ना, कि आपके पास एक तो समंदर, ऊपर से आपके पास मिडिल ईस्ट के ममालिक, राइट, और आपके पास सुपर पावर्स जो हैं वो आप उनके पड़ोसी हैं। तो इस तरीके की आपकी खुसूसियात हैं, राइट। फिर मौसम का बहुत बड़ा असर है आपके पास, कि मौसम बड़े अच्छे मिले हुए हैं आपको। पाकिस्तान की जो टोटल लैंड बॉर्डर एरिया है ना, यानी कि जमीनी रकबा जो है, वो आपके पास 6774। ये आपने याद नहीं रखने होते नंबर, ये भूल जाए। एंड इट्स बॉर्डर, इसके बॉर्डर में 4 कंट्रीज हैं। पाकिस्तान का बॉर्डर इंडिया में, ईस्ट में इंडिया है, अफगानिस्तान और ईरान वेस्ट में है, चाइना नॉर्थ ईस्ट में है आपके पास। और वाइल सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम दीज 3 साइड्स, अरेबियन सी लाइज इन द साउथ। अरेबियन सी जो है ना, वो आपके साउथ में मौजूद है। पाकिस्तान के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, जो हमने क्लास में भी डिस्कस किए थे, कि पाकिस्तान और चाइना, इनका जो बॉर्डर है ना, वो 523 किलोमीटर। अगेन ये नंबर तुम्हें याद नहीं रखना होता, राइट। तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में एक साइनो एग्रीमेंट हुआ है उनके बॉर्डर को लेकर, was passed in 1963 between, according to which both the country agreed to the border between them। और दोनों ने फिर अपना बॉर्डर डिफाइन कर लिया 1963 के अंदर। पाकिस्तान और इंडिया, इनका जो बॉर्डर मिलता है 1947 में, जो है वो रेड क्लिफ लाइन बनी थी, एक ऑफिशियल बॉर्डर बना था। पाकिस्तान हद मुतय्यन कर ली थी, कहाँ से लेके कहाँ तक कौन है कौन नहीं है। एज अ बॉर्डर वॉज एस्टेब्लिश बाय सर साइरल रेड क्लिफ, चेयरमैन थे ये पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को डिफाइन करने के लिए। तो इसलिए उनकी उन्हीं के नाम के साथ इनका नाम दे दिया गया बॉर्डर का। पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है, वो आप देखो तो चाइना से भी बड़ा बॉर्डर है, या राइट। व्हेन डिस्कसिंग इंडो पाक बॉर्डर, वहागा की भी एक अहमियत है, पता होगा सबको, लाहौर में ये, राइट। और इंडिया में अमृतसर, एक रोड बना हुआ है इनका, अमृतसर और हमारे यहाँ पे लाहौर में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर के नाम याद रखने दो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, वो ड्यूरेंट लाइन के तौर पे मशहूर है, राइट। ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि जब अंग्रेज होते थे, अंग्रेजों का जो दौर था, उस दौर में बना था ये, राइट। और ये भी जिस बंदे ने डिफाइन किया था, तो उसी के नाम पे पड़ गया ये ड्यूरेंट लाइन, राइट। फिर है पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर। ठीक है, ये बॉर्डर 909 किलोमीटर लंबा है। एक दीवार अब बन रही है, बहुत सारे, जैसे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में बॉर्डर को सील कर रहे हैं, ट्रेड, क्योंकि इलीगल काम बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। खैर, ईरान का जो बॉर्डर है, वो बलूचिस्तान से मिलता है हमारे पास, राइट। और अरेबियन सी आपके साउथ में है। अरेबियन सी की जो कोस्ट लाइन है ना, वो 1046 किलोमीटर है। यानी ये इन्होंने लिखा हुआ है कि 146 किलोमीटर लंबी तवील लाइन है आपके पास अरेबियन सी की। यानी आप 1000 किलोमीटर बहुत ज्यादा होता है यहाँ से। यानी मास्टर जी से ट्रेवल करना शुरू करें, लियाकताबाद तक जाएं, तो आई थिंक 6-7 किलोमीटर बनेगा। और ये बन रहा है आपका 1046 किलोमीटर, यानी बहुत लंबी आपकी कोस्ट लाइन है, राइट। तो लाहौर तक का सफर करें तो तकरीबन आपको, मिसाल के तौर पे अगर आपको कोस्ट लाइन देखें, तो लाहौर का सफर करते हैं तो तकरीबन 12-14 घंटे लगते हैं। वो 1200-1300 किलोमीटर है। यानी अगर कोस्ट लाइन पे दौड़ना शुरू करें, तो तकरीबन एक दिन में भी नहीं खत्म होगी ये हमारी। अरेबियन सी बहुत सारे कंट्रीज से लिंक प्रोवाइड करती है पाकिस्तान को। ये अरेबियन सी मिडिल ईस्ट से भी मिला हुआ है, तो ट्रेड में बहुत हेल्प आउट करती है। और यही अरेबियन सी है तुम्हारा जो मिडिल ईस्ट से मिला हुआ है, जिसकी वजह से चाइना ने तुम्हें लिफ्ट करवाई हुई है सी पैक में, क्योंकि चाइना को मिडिल ईस्ट की मार्केटें चाहिए थी, तो वो उन्होंने अरेबियन सी से हासिल की हुई है मिलाकर, राइट। पाकिस्तान की जोग्राफिकल अहमियत क्या है? पाकिस्तान, दो अहम कंट्रीज हैं पाकिस्तान के नेबर। एक चाइना है जो सुपर पावर है, एक इंडिया है। तो भाई, इंडिया भी आपसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन उनसे हमारी बनती नहीं है, वो अलग बात है, राइट। इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान दुनिया में, जो पाकिस्तान की अहमियत है, वो पाकिस्तान को बहुत ही अहमियत की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान, मैंने तुम्हें बताया कि पड़ोसी अमीर होते हैं ना, तो आपकी भी थोड़ी बहुत वैल्यू हो ही जाती है।
हैविंग अ कॉमन बॉर्डर विद चाइना, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान। इनसे हमारा बॉर्डर मिलता है, यानी ये पावर है, ये भी पावर है, ये तेल बनाते हैं, इनको पावर बनने नहीं दे रहा अमेरिका। लेकिन अफगानिस्तान खैर इसकी अपनी एक अहमियत है। द ग्रेटेस्ट माउंटेन, फिर आपके पास दुनिया के जो टॉप माउंटेन्स हैं वो भी आपके पास हैं, इसमें से कराकरम है आपके पास, और ये चाइना से भी मिल रहा है। फिर K2 भी है आपके पास। पाकिस्तान के पास सी पोर्ट भी है और ड्राई पोर्ट भी है, ये मैं बता चुका हूँ। ट्रांसपोर्टेशन में सी पोर्ट अरेबियन सी है, अरेबियन सी के अंदर गवादर है तुम्हारे पास, उमारा है, पसनी है, कराची पोर्ट है, बिन कासिम पोर्ट है, ये सारे पोर्ट्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो उसने चाइना को शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड किया है, ताकि चाइना मिडिल ईस्ट मतलब अरब ममालिक तक अपनी, अभी भी तुम अरब के पास जाओगे ना तो उनके पास चाइना की इतनी चीजें हैं नहीं, लेकिन अगर वो गवादर से अपना सामान ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देना तो अरब के पास भी चाइना की चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी, जैसे हमारे पास दिखता है हर माल चाइना, राइट। एग्रीकल्चर यार मैं बहुत बड़ा डीप टॉपिक है ये, मैंने क्लास के अंदर तुम्हें बताया था, ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो यहाँ से मैंने तुम्हें नोट्स की सूरत में इसे फराम किया है। अटॉर्गी हमने कर ली थी, अटॉर्गी का इसको पढ़ लिएगा यहाँ पे, ये सिर्फ एक टॉपिक रह गया था जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ, और वो है ये सी पैक। सी पैक क्यों है हमें, और इसकी अहमियत हमारे लिए क्यों ज्यादा है, ये टॉपिक हमने डिस्कस नहीं किया था। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, बायलेटरल ट्रेड कहते हैं दो तरफा जब तिजारत हो रही होती है, तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में तिजारत का एक मुआहदा है कि पाकिस्तान रास्ता देगा चाइना को कि वो अपना सामान जो है ना वो समंदर के थ्रू, पाकिस्तान का समंदर इस्तेमाल करते हुए, और वो पाकिस्तान का बॉर्डर इस्तेमाल करते हुए वो सामान अपना दूसरे ममालिक में पहुंचा दे, राइट। प्रोजेक्ट अप्रैल 20 2015 में लॉन्च किया गया, जब नवाज शरीफ ने इसे लॉन्च किया, लेकिन प्लानिंग इसकी बहुत पुरानी थी, राइट। 51 एग्रीमेंट्स हुए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब इन्होंने आपस में तय करी बातें। $46 बिलियन का इनिशियल प्रोजेक्ट था ये, राइट। गोल था सीपैक का कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बूम कर जाएगी और रेलवे चलेगी भाई, रोड बनेंगे और हवाई अड्डे बनेंगे और पता नहीं क्या क्या सुनहरे ख्वाब अभी पाकिस्तानी लेके बैठे हुए हैं। लेकिन खैर अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन बन ही रहा है, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। एंड टू कनेक्ट अ डीप सी पोर्ट, मैं बार बार ये तुम्हें बताता था कि पाकिस्तान का पोर्ट जो है वो डीप सी है, यानी इस पे जो जहाज होते हैं वो किनारे पर ही आकर लग रहे होते हैं, ठीक है। गवादर पोर्ट आपके पास डीप सी है, राइट, तो इसकी वजह से इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। डीप सी पोर्ट होप सो मैं तुम्हें अभी दिखाऊं कि डीप सी पोर्ट हमारे पास जो होते हैं ना उसमें जहाज आपके पास किनारे पर ही आकर जो है ना वो लैंड करते हैं, देखें कुछ इस तरीके से, ये है, ये डीप सी पोर्ट है भाई, इस तरीके से लैंडिंग हो जाती है डीप सी पोर्ट के ऊपर, आसानी हो जाती है जहाजों को कि वो इस तरीके से ना किनारे पर ही आकर खड़े हो जाएंगे, राइट। ये ये क्लियर है दादा। तो ये इस तरह सामान उतारने में आसानी होती है इसमें, कि जहाज किनारे पे आ जाता है, लॉस कम होता है, तो इसकी अहमियत इस तरह से बहुत ज्यादा है। अच्छा, सी पैक क्यों है हमें पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए। सी पैक बेसिकली 47, अब भाई ये 47 नहीं है, ये $76 बिलियन का प्रोजेक्ट है, इसको ठीक कर लेना, $76 बिलियन है ये। इट विल इम्प्रूव पाकिस्तान की करंट सिचुएशन, गुर्बत खत्म हो जाएगी, लोगों की हालतें बेहतर हो जाएंगी। एलिविएट का मतलब खत्म हो जाना होता है, और गुर्बत खत्म हो जाएगी, और नई जॉबें आएंगी मार्केट के अंदर, जिनको चाइनीज बोलनी आती होगी उनकी भी बड़ी अहमियत होगी, तो तुम्हारे लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चाइनीज सीख लो। पाकिस्तान के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान एक अहम कंट्री बन जाएगा, जो एशिया और मिडिल ईस्ट के दरमियान में राब्ते पैदा करेगा, राइट। पाकिस्तान के अंदर बिजली का बहुत बड़ा मसला है कि लोग एसी नहीं चला पाते बेचारे, तो सी पैक बनेगा तो उसके अंदर इनका जो मुआहदा हुआ हुआ है यहाँ पे, ये जो हुआ हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पे एक एनर्जी का मुआहदा भी हुआ हुआ है, यानी कि चाइना हमारी फुप्पी का लड़का जो है वो हमें बिजली के प्लांट्स भी लगा कर देगा। तो भाई ये था आपके पास कमर्शियल एक्टिविटीज, ठीक है। और अब आ जाए जरा नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। क्लाइमेटिक रीजन में कल आपको दे चुका था, ठीक है, तो वो हो गया। और एग्रीकल्चर के नोट्स दे दिए थे राइस के, आज तो मैं वीट के मैं साइन कर देता हूँ। यार इस पे आ जाओ।
ये वाला चैप्टर, ठीक है। एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेस, एनर्जी क्या होती है और पावर क्या होती है, ये भी चैप्टर आपके पास मौजूद है। अच्छा, मैं सीजी का सिलेबस अगर देखूं, तो सीजी का सिलेबस अगर आप देखें ना, ये देखें, तो इसमें से ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये तो आप चलें कर ही चुके हैं, ठीक है। ये पार्ट आपने कर चुके हैं मेरे साथ। और द अर्थ हो गया, इन्वायरमेंट कर लिया था हमने, वर्ल्ड पॉपुलेशन कर लिया था हमने, वीट राइस और कॉटन पढ़ लिया था हमने रमजान में। अब मेरे पास ये चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद बारी आ जाएगी इसकी, तो ये रह जाएगा आपके पास दूसरा। तो क्लाइमेट कल मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। तो ये तीसरा है, ये हो गया था आपके पास। और एनर्जी अभी हम पढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के ना आपके पास 3 चैप्टर रहते हैं सीजी के। तो भाई इतना टेंशन नहीं लो, मैं तुम लोगों को ग्रुप में देख रहा था, बहुत ज़्यादा तुम लोग गुस्से में आए हुए थे। लेकिन मेरे खैर 3 चैप्टर रहते हैं, एज सच कोई इतना बड़ा नहीं है ये। मेरी 2-3 क्लासें बैंकिंग पे लगेंगी और तकरीबन 4-5 क्लासें ना आपकी सीजी पे लगेंगी। तो ये कवर हो जाएगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हुआ करे तो वो पूछ लिया करे ग्रुप में या वैसे। खैर, एनर्जी पे आ जाए, एनर्जी और पावर। अब एनर्जी के अंदर इन्होंने आपसे क्या क्या बातें मांगी हैं, तो वो पढ़ लें, आप देख लें। एनर्जी के अंदर इन्होंने बोला आपको पावर रिसोर्सेज और ऑयल, कोल, गैस, न्यूक्लियर, फ्यूचर प्लांट्स कर लें। और यहाँ पे एनर्जी में इन्होंने यही सारी बातें यहाँ पर भी बोली हैं इन्होंने। ठीक है, पढ़ लेते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी होती क्या है बेसिकली, और पावर क्या होती है। बेसिकली दोनों का मतलब ना अगर तुम उर्दू में देखो तो तवानाई के तौर पे ही आता है। लेकिन डेफिनेशन क्या मिलती है तुम्हें, पावर ड्राइव एनर्जी क्या होती है आपके पास, पावर ड्राइव फ्रॉम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल और केमिकल रिसोर्सेज, स्पेशली टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट और टू वर्क मशीन्स, ठीक है। और पावर क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी पुट आउट और प्रोड्यूस इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। पावर इज ऑफन मेजर इन वॉट्स और किलो वॉट्स। जो आपके पास पावर और एनर्जी के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है ना, वो ये है कि हमारे पास जो फिजिकल या केमिकल रिसोर्सेज से जो चीज हासिल होती है, यानी कि सन से आपको क्या मिल रही है, पावर नहीं मिल रही, एनर्जी मिल रही है। फिजिकल रिसोर्सेज से जो आपको मिल रही है, यानी कि जो फिजिकली आप सूरज से मिल रही है आपको, या फिर आपको हैमर आप मार रहे हैं कील के ऊपर, अगर कभी आप देखें तो वो जो आप एनर्जी लगा रहे होते हैं वो एनर्जी है आपके पास। केमिकल आपने कोई जलाया और उसके अंदर से हीट निकल रही है, वो आपके पास एनर्जी है। पावर जो होती है वो आपके पास गिवन टाइम पीरियड और में होती है सिर्फ, यानी मिसाल के तौर पे तुम्हारे बोर्ड में बिजली में करंट आ रहा है, वो आपके पास पावर है। गिवन टाइम पीरियड पे आ रहा है, बंद कर दें तो खत्म हो जाएगा। पावर को मेजर किया जाता है किलो वॉट्स के अंदर, वॉट्स के अंदर। अच्छा, एनर्जी को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक रिन्यूएबल होती है और एक नॉन रिन्यूएबल होती है। रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो खत्म होकर दोबारा बन जाती है, जो सनलाइट से, पानी से, ठीक है, और या भी गाय का जो वेस्टेज होता है, गोबर होता है, उससे भी बनती है भाई, राइट। या फिर लहरों से बनती है, या फिर हवा से बनती है। इसे खत्म नहीं कर सकते और आप इसे खुद बना भी नहीं सकते। रिन्यूएबल एनर्जी को ये कुदरत की तरफ से दिया हुआ है आपको। रिन्यूएबल एनर्जी माहौल के लिए बड़ी अच्छी होती है। और दूसरी है आपके पास नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसे, जो एनर्जी प्रोवाइड करके तुम्हें खत्म हो जाएगी। लाइक तेल हो गया, जलेगा खत्म हो जाएगा, गाड़ी में तेल डालते हैं खत्म हो जाता है। नेचुरल गैस है, घर में जलाया तुमने खत्म हो गया। कोयला है, जलाया खत्म हो गया। तेल वो तो मैंने खैर बता ही दिया तुम्हें, राइट। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के एनवायरनमेंट पे ज्यादा बुरे असरात होते हैं। आजकल जो तुम लोग देखते हो कि ये जो गर्मियां इतनी हो रही हैं, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का ही इसमें कसूर है मेजर। खैर,
एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे आ जाए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के। एडवांटेजेस क्या है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के, वो ये हैं, फायदे क्या है रिन्यूएबल एनर्जी के, कि रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास खत्म नहीं होती, राइट। फिर इसका सेकंड पॉइंट है कि खत्म नहीं होती। पहला पॉइंट है इसमें कि दोबारा पैदा हो जाती है। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर आपके पास, इसके अंदर मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती। आप सोलर पैनल छत के ऊपर लगा दें, कपड़ा मारते रहे, उसकी मिट्टी साफ करते रहे, बस, और कोई मेंटेनेंस नहीं है उसकी, राइट। और इसकी कॉस्ट कम होती है ऑपरेशन की। पांचवा है आपके पास, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करती है वेस्टेज, वेस्टेज नहीं होता इसमें। माहौल के लिए बड़ा दोस्ताना है। अंग्रेज ममालिक, बाहर के जितने ममालिक हैं जहाँ ग्रीनरी पे जो फोकस कर रहे हैं, माहौल को अच्छा बना रहे हैं, वहां पे वो ज्यादातर जो है वो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, पानी वाली एनर्जी या बिजली पैदा कर रहे हैं, राइट। नुकसानात क्या है? नुकसानात ये है हमारे पास, वेदर का बड़ा अमल दखल है इसके अंदर। धूप नहीं है तो बैठे रहो सोलर के अंदर, हवा नहीं चल रही तो विंड नहीं चलेगी। तो इस तरीके के माहौल के वेदर के अमल दखल है आपके पास। क्लाइमेट का नहीं, वेदर का बोल रहा हूँ। वेदर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, कल बताया था। बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, लगातार नहीं बना सकते, कभी कभार बंद भी हो जाती है क्योंकि वेदर चेंज हो जाता है आपके पास, राइट। अभी जो फिलहाल कॉस्ट है ना रिन्यूएबल एनर्जी की दुनिया में, वो बहुत ज्यादा है कि उसको गरीब ममालिक ना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, वरना तो वो सारे ही सोलर पैनल लगा दें। जितने पार्क खाली पड़े हुए पाकिस्तान में, सब में सोलर पैनल लगा दें, राइट। पांचवा चौथा पॉइंट भी यही है, ठीक है जी। एडवांटेजेस, अब नॉन रिन्यूएबल मैंने तुम्हें बता दिया यार, यहाँ थोड़ा सा ये गलत हो गया। एडवांटेजेस ऑफ ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। चलें, ये अभी एडिट नहीं हो रहा, लेकिन आप इसको याद रखो कि यहाँ पे जो है ना हमारे पास, क्या है वो, यार मैं यहाँ लिख भी नहीं सकता वरना मैं तुम्हें दिखा देता। ये जो है ना आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। और ये भी आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की हेडिंग है। तो फायदा क्या है? पहला, फॉसिल फ्यूल यार वो होती है जो जमीन से हासिल की जाती है फ्यूल, जैसे कि कोयला जमीन से हासिल होता है, ऑयल भी, गैस भी। ये अबंडेंट का मतलब बेतहाशा है ये, राइट। तो ये कुदरत की तरफ से दिए हुए हैं, सस्ते हैं, जगह जगह मौजूद हैं, कुछ कंट्रीज के बाद नहीं भी हैं भाई। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिप्लेनिश, रिप्लेनिश मतलब दोबारा नहीं पैदा की जा सकती। मेन फायदा जो होता है ना नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का, वो ये होता है कि एक तो वो मिकदार में ज्यादा होते हैं और उसको अफोर्ड कर लिया जाता है, यानी आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट को बर्दाश्त कर सकते हैं, राइट। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कॉस्ट इफेक्टिव होती है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब 100 रुपए का पेट्रोल मिल जाता है, ठीक है। खैर पाकिस्तानियों को वो भी बुरा लग रहा होता है कि 100 रुपए का क्यों है। इंडिकेट, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इंडिकेट करती है वन सोर्सेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी आर गोन, दे कैन नॉट बी रिप्लेस। आप सोचो ना, तुम घर में तुम्हारे गैस आ रही है, दुनिया में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि दुनिया में गैस नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर में आ रही है। अब ये एक वक्त तक आ रही है, हो सकता है तुम्हारे बच्चे ये गैस ना देख पाए, वो सिलेंडर देखें, राइट। खत्म हो जाएगी तो दोबारा थोड़ी पैदा कर सकते हैं, जमीन से निकाल सकते हैं। द माइनिंग ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, और जो बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है हमारे पास फजूल प्रोडक्ट, यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के साथ भी जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, दे लीव बिहाइंड डैमेजेस टू द एनवायरमेंट, उसकी वजह से एनवायरमेंट का खासा नुकसान होता है, राइट। इसमें बहुत ही कम शक है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो है ना, इसमें कोई शक नहीं है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ग्लोबल वार्मिंग करती है। ना व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? आपकी जमीन का टेम्परेचर बढ़ गया है। ये जो आप के घरों में लोगों के आजकल तेल निकल रहे हैं ना गर्मी के मारे, तो ये इसी वजह से, क्योंकि जमीन का टेम्परेचर बढ़ गया है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, राइट। नाउ तो भाई ये हो गए, ये इंतहाई अहम है पॉइंट जो मैंने तुम्हें पढ़ाए, ये तुमने याद करने हैं लाजिम, राइट। फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। पहली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स क्या है? कोयला। कोयला मिलियंस ऑफ ईयर से मौजूद है, राइट। जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हीट प्रोड्यूस करता है, एनर्जी देता है, इंजन चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है हमारे पास। और पाकिस्तान में इतना कोयला है कि 300 साल तक बना सकते हैं, लेकिन कौन सा वाला आज तुम्हें पता लगेगा, राइट।
और अच्छा, ये सारी चीजें जो जमीन में मौजूद है, ये स्वयंपी फॉरेस्ट का मतलब इनका यह है कि इनका कहना है कि हजारों लाखों साल पहले नीचे जमीन के जानवर और पेड़ पौधे दफन हो गए थे, और वो गल सड़ने के बाद क्या बन गए, ये कोयला बन गए, तेल बन गया है, गैस बन गई है। ठीक है, ये इनका मानना है, पर इस पे श्योरिटी नहीं है, और इसमें किसी हद तक सच्चाई हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है वो मुस्लिम कंट्रीज के पास ही है। उसकी मेजर वजह यह है कि ये ही दफना रहे होते हैं, और इंडिया के पास नहीं है, आप देखें वो जला रहे होते हैं। ये एक परसेप्शन है, सच्चाई है या नहीं ये तो पता नहीं है अब इसमें, लेकिन साइंसदान कहते हैं इसमें। कोयला कितने तरीके का होता है, एक एंथ्रेसाइट कहलाता है, एक बिट्यूमिनस कहलाता है, एक सब्टिमिनस कहलाता है, एक लिग्नाइट कहलाता है आपके पास। ठीक है जी, तो ये 4 किस्में हैं। इन चारों किस्मों में एक बात याद रखो, सिर्फ ये है कि इसमें जो कार्बन की मिकदार है, एंथ्रेसाइट होगा बहुत जल्दी जल जाएगा, कार्बन इंतहा का होगा इसके अंदर ना, जलाएंगे फौरन जल जाएगा। आपने तो खैर ऐसा कोयला ही नहीं देखा होगा जिसको आप माचिस की तीली लगाएं, आग लगाएं और फौरन जल जाए। हमारे तो अंगीठी में कोयला डाल के उसको आग लगानी पड़ती है, और वो पता नहीं कितनी थैलियां कागज और मिट्टी के तेल और पेट्रोल उसमें छिड़कना पड़ता है, तब जाके जलता है वो। हमारे पे एंथ्रेसाइट नहीं है। ब्यूटीमिनस पे आ जाए, देखें जरा, कार्बन की मिकदार कम हो गई, अब आ गया 45 से 86% होगा कार्बन की मिकदार, राइट। अच्छा, एंथ्रेसाइट यूनाइटेड स्टेट्स में मिलता है, राइट, और बिट्यूमिनियस भी यूनाइटेड स्टेट के अंदर मिलता है, बहुत ज्यादा वहां पे अवेलेबल है। और इसके अंदर नीचे आ जाओ, सब्टिमिनियस जो है वो आपके पास, उसके अंदर कार्बन की मिकदार और कम हो गई, 35 से 45 होगी, राइट। तो ये भी भाई यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अवेलेबल है। हमारे पास ये वाला कोयला है लिग्नाइट, जिसके अंदर कार्बन की शरह इंतहाई कम होती है, लेकिन इतना ज्यादा है ये कि बनाते रहे ना अगर इससे बिजली, तब भी 300 साल लगेंगे इसको खत्म होने में, लिग्नाइट। क्योंकि उसमें कार्बन की शरह बहुत कम है, यही वजह है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है उसमें। जब तुम चला रहे होते हो, जला रहे होते हो उसमें, तो चटकने की भी आवाज आती है उसमें से। जब तुम जला रहे होते हो उसको, तो जलता भी बहुत देर में है, क्योंकि वो कार्बन की बहुत कम परसेंटेज अपने अंदर रखता है, राइट। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कोल माइनिंग क्या है, कोल माइनिंग यानी प्रोडक्शन लिखी हुई है यार इसके अंदर, कि यूनाइटेड स्टेट कितनी अपनी बिजली पैदा करता है। एक, राइट, कोल माइनिंग यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कितनी है, नीचे आ जाए। तो कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज लिखे हुए यूएसए के, कौन कौन से हैं, आप 4-5 याद कर लें, इसमें से बस काफी हैं। ठीक है। अच्छा, अदर कोल प्रोडक्शन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं, कौन कौन से कंट्रीज में हमारे पास कोयला प्रोड्यूस होता है, एक सेकंड रुकें जरा। अच्छा जी, चाइना हैज बीन द बिगेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द पास्ट 3 डिकेड्स। चाइना में दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला प्रोड्यूस होता है, तकरीबन भी चाइना 3.7 बिलियन टन कोयला प्रोड्यूस करता है। चाइना दुनिया का तीसरा ऐसा बड़ा कंट्री है जिसके पास कोयले के इतने बड़े रिजर्व्स हैं। कितने रिजर्व हैं, 114 बिलियन टन कोयला इनके पास मौजूद है, राइट। और तकरीबन उसमें चाइना अपनी जो बिजली है वो 80% कोयले से ही पैदा करता है। इंडिया इंडिया के पास 605 मिलियन टन कोयला है। ये दुनिया का तीसरा प्रोड्यूसर है, वो रिजर्व रखता है, ये तीसरे नंबर पे प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों में फर्क है, एक के पास मौजूद है तीसरे नंबर पे, एक के पास तीसरे नंबर पे प्रोडक्शन कर रहा है वो, राइट। इंडिया 8% कोयला जो है ना वो प्रोड्यूस करता है दुनिया में। और एक सेकेंड रुके, इंडिया 8% दुनिया में कोयला जो है ना वो दुनिया का कंज्यूम कर लेता है। और फिर आ जाए, 68% अपनी बिजली ये कोयले से ही बना रहे हैं। ठीक है, सस्ती बिजली बनती है कोयले से। ऑस्ट्रेलिया का पढ़ लिएगा इस तरीके से, और इंडोनेशिया का, पाकिस्तान का मैं पढ़ा देता हूँ। कोल के जो डिपॉजिट्स है ना वो 185 बिलियन टन है, 185 बिलियन टन। चलो ये फिगर देखो, इनके पास 5.5 बिलियन टन है, राइट। इनके पास 676.4 बिलियन टन है, और इंडिया के पास 160 बिलियन
सॉरी ये नहीं है, ये 60 बिलियन टन है, और चाइना के पास 114। अब मैं आपको पाकिस्तान की दिखाऊं, पाकिस्तान के पास 185, यानी हम दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला हमारे पास ही है, और है भी कहाँ पे, थर के मुकाम पे। ठीक है जी। और इतना कोयला है कि अगर बनाते रहें बिजली तो मैंने कहा कि वो सऊदी अरब के तेल के जखायर से भी ज्यादा है। रीजन ऑफ कोल प्रोडक्शन, पाकिस्तान में कोयला कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो ये शहर उसके जगहों के नाम है, याद रखने तुमने। क्रूड ऑयल क्या है भाई तुम्हारे पास, क्रूड ऑयल एक ऐसा ऑयल है तुम्हारे पास जो जमीन से, क्रूड कहते हैं खाम को, यानी कि अनफिनिश फॉर्म। जमीन में वो जैसे कोयला है वैसे ही तेल भी मौजूद है, गैस भी मौजूद है, राइट। और लिक्विड फॉर्म में, लेकिन ये जो लिक्विड होता है क्रूड का, ये बहुत ही थिक फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, ये बहुत ही थिक फॉर्म में मौजूद होता है, और ये निकाल के फिर इससे दुनिया जहाँ की चीजें बनाई जा रही होती हैं, पेट्रोल और मिट्टी का तेल और डीजल, ये सब। दुनिया में जो टॉप प्रोड्यूसर हैं उनके नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं तुम्हारे पास, राइट। ओपेक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुला, ये जो है ना, कुल मिला के आपके पास 1 2 3 4 5 कंट्रीज हैं, राइट। ये कंट्रीज डिसाइड करते हैं कि किसको कितना तेल प्रोड्यूस करना है। और ये इनका जो बगदाद में इन्हें बनाया गया था 1960 में, ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी ताकि जो तेल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो मिलजुल के ग्रुप बना लें, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। तो तुम्हारा काम भी एक ही है, हमारा काम भी एक ही है, चलो एक ओपेक बना लेते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का एक ग्रुप, राइट। रोल क्या है उनका, कार्टल बनाते हैं वो, कार्टल मतलब ग्रुप बंदी की हुई है इन्होंने, ताकि ऑयल की प्राइसेस को मार्केट में इतनी कम हो जाए अगर, तो भी सेट किया जाए, और अगर बहुत ज्यादा हो जाए, खैर वो तो इनका फायदा ही होता है, लेकिन ये प्राइसेस को गिरने नहीं देते क्योंकि इन्होंने ग्रुप बंदी की हुई है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने ग्रुप बनाया हुआ है, आप तेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने मुझे मैसेज किया कि भाई इतने का नहीं बेचना, इतने का बेचना, तो ये सेटिंग की हुई है इस तरीके से इन्होंने। ठीक है जी। तो ये इनकी सारी ग्रुप बंदी हुई हुई है ओपेक की, हमारे पास एक कार्टेल बनाया हुआ है इन्होंने, समझ गए होगे इसके अंदर। और खैर ये आपको ये चार्ट याद नहीं रखना भाई, आपको रोल याद रखना है, आपको ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के नाम याद रखने हैं, ओपेक है क्या, कब बना था, ये याद रखना है। और आपको ये याद रखना है कि पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इनके रिजर्व कितने कितने हैं। ठीक है। और कोयले की टाइप्स कौन कौन सी हैं, फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की टाइप्स कौन कौन सी हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं हमारे पास, एनर्जी किसे कहते हैं, पावर किसे कहते हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है, ये सारा कुल मिला के आपको इसमें याद रखना है। ठीक है जी। बाकी हमारे पास अगर इसमें देखें एनर्जी के अंदर, तो रिसोर्सेस कोल हमने कर ली, पेट्रोलियम कर लिया, ऑयल ओपेक कर लिया, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल मैंने आपको बता दिया, और बाकी ये जो चीज़ें रह गई हैं ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बता के एनर्जी को क्लोज करेंगे।